खास कार्यक्रम रिपोर्टर डायरी में आप सभी का स्वागत है। रिपोर्टर डायरी में आज सबसे पहले बात करेंगे गुरुग्राम की। गुरुग्राम के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। गुरुग्राम को आज न्यायिक क्षेत्र की बड़ी सौगात मिली। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने टावर ऑफ जस्टिस का लोकार्पण किया। एशिया का सबसे बड़ा जिला न्यायालय परिसर अब पूरी तरह से तैयार है, जहां 56 अत्याधुनिक कोर्ट रूम बनाए गए हैं और इस नए परिसर के शुरू होने से लोगों को एक ही स्थान पर आधुनिक न्यायिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लोकार्पण समारोह में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के कई न्यायाधीश भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह समेत कई गणमान्य अतिथियों ने हिस्सा लिया। यह न्यायिक परिसर प्रदेश के न्यायिक बुनियादी ढांचे को नई मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बढ़ती प्रगति के साथ वो नए मुकदमे पैदा होते हैं। उन मुकदमों को ध्यान में रख करके फोर्सिन सर्कमस्टांसेस हैं, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हैं, उनको ध्यान में रख करके हमें पता है कि भविष्य में और ज्यादा यहाँ पर जुडिशियल ऑफिसर्स की जरूरत आवश्यकता पड़ सकती है। और मैं मानता हूं कि ऐसी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ कितने सालों से जो सहयोग दिया है स्टेट की हाई कोर्ट को, स्टेट की जुडिशरी को, वो सहयोग बना रहेगा। और उस सहयोग के होते मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य की भी जो रिक्वायरमेंट्स कभी भी, चाहे वो गुड़गांव की हैं या किसी और क्षेत्र की हैं, उनका संपूर्ण रूप से निदान होगा और समय पर वहां पर वो फैसिलिटीज सारी प्रोवाइड की जाएंगी। उसका सबसे अच्छा उदाहरण आज नू और पुन्हाना में जो नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनने के लिए तावड़ू और पुन्हाना में, नू डिस्ट्रिक्ट सेशन डिवीजन में आज तावड़ू का और पुन्हाना के नए जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स का हमने जो आधारशिला रखी है, ये उसी बात का परिणाम है। आज गुरुग्राम की ये वही पावन धरती, ये केवल भारत की नहीं, ये बल्कि पूरी दुनिया के मानचित्र पर अपनी एक विशिष्ट पहचान इसे बना चुकी है। आज यह भूमि ज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप्स, वैश्विक निवेश और आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक मजबूत केंद्र ये बना है, जो केवल राष्ट्र की प्रगति ही नहीं बल्कि भारत की वैश्विक सामर्थ्य का ये प्रतीक भी बन चुका है। आज उसी विरासत की धरती पर न्याय का यह आधुनिक तीर्थ टावर ऑफ जस्टिस आज राष्ट्र को समर्पित हो रहा है। ये हमारे लिए, गुरुग्राम के लिए, हरियाणा निवासियों के लिए ये एक गर्व का आज अनुभव है। इस भव्य भवन के लोकार्पण के अवसर पर मैं, जहां सूर्यकांत जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं, वहीं पर मैं गुरुग्राम के जन जन को बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत ही एक समय इंतजार का है कि इतने वर्षों से जो एक बड़ा भवन बन रहा था उसकी इंतजार सबको थी। आज वो इंतजार सबकी खत्म हो रही है और इसमें न्यायालय परिसर की सुविधाओं का जो आकार का जो एक गुरुग्राम में इतना बड़ा टावर ऑफ जस्टिस बना है, इसको न्यायाधीश और हमारा वकील साहिबान और जो भी कंसर्न लोग हैं उनको तो लाभ होगा ही, जनता को बहुत बड़ा लाभ होगा। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। केवल नए भवन का उद्घाटन का अवसर नहीं है, बल्कि न्याय व्यवस्था को और अधिक सुलभ, सशक्त और नागरिक केंद्रित बनाने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये नवीन न्यायिक परिसर उस संकल्प का साकार रूप है जिसके केंद्र में प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण, प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना है। ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है आज का दिन का गुरुग्राम के लिए भी। और गुरुग्राम में जैसे यहाँ बहुत कथा भी प्रचलित है, युधिष्ठिर का भी यहाँ से संबंध और हमारे कौरव पांडव का भी यहाँ
से संबंध है, शीतला माता का भी यहाँ संबंध है, द्रोणाचार्य जी का आश्रम भी यहाँ है। तो इसलिए गुरुग्राम के निवासियों के लिए भी बहुत शुभ अवसर है। आप बधाई दे सकते हो, सभी निवासियों के लिए ताली भी बजा सकते हो। एशिया का सबसे बड़ा न्याय परिसर बनकर तैयार हो गया। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गुरुग्राम को एक बड़ी सौगात दी है। इस पूरे मैं भवन की बात करूं तो करीबन 55 जो कोर्ट रूम है अत्याधुनिक सुविधा के साथ वो बनाए गए हैं। साथ ही साथ लाइब्रेरी यहाँ रखी गई है और पेशी के दौरान आने वाले उनके जो अपराधी हैं उनके परिवारों के लिए भी विशेष इंतजाम इस कोर्ट परिसर के अंदर किए गए हैं। आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने ये बड़ी सौगात दी है। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद थे। इतना ही नहीं, गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस कार्यक्रम की विशेषता ये रही कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात के साथ साथ काफी समय से चली आ रही वकीलों की मांग, क्योंकि वकीलों ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा था जिसमें चैम्बर की मांग उठाई थी। आज इस मंच से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि अब गुरुग्राम में इस बहुमंजिल इमारत की तरह अब वकीलों के लिए जो चैम्बर हैं वो भी बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, सीजीआई सूर्यकांत की माने तो उन्होंने भी बड़े ऐलान किए हैं कि महिला अधिवक्ताओं के लिए भी विशेष जो चैम्बर है वो बनाया जाए और उसके साथ साथ उनके लिए एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया जाए जहां पर महिला अधिवक्ता भी अपने जो मीटिंग कर सके और तमाम विषयों को लेकर चर्चा कर सकें। इस कार्यक्रम की बात करें तो काफी दिनों से तैयारी चल रही थी। 2017 में हम बात करें, सीजीआई सूर्यकांत के द्वारा इसका जो है नींव रखी गई थी और 2026 में ये इमारत पूरी तरीके से बनकर तैयार होगी। अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लैस है। पूरे परिसर की बात करूं तो एआई से कनेक्ट जो सीसीटीवी हैं वो इसके अंदर लगाए गए हैं। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो भी चाक चौबंद रहने वाली है, क्योंकि दोनों गेटों के ऊपर हरियाणा पुलिस के जवानों की तैनाती की जाएगी। तो साथ ही क्राइम ब्रांच की टीमें भी तैनात रहेंगी, जिससे कि कोर्ट परिसर में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एशिया का सबसे बड़ा जो जिला न्यायालय बनकर तैयार हुआ है वो गुरुग्राम में हुआ है, जिसमें एक ही छत के नीचे 55 से अधिक जो मजिस्ट्रेट हैं वो कहीं ना कहीं न्याय करते हुए नजर आएंगे। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त की बैठकों का दौर 5वें और अंतिम दिन पे जारी रहा। अंतिम दिन उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हारे हुए उम्मीदवारों से एक एक करके विस्तार से संवाद किया। बैठकों में चुनावी अनुभवों, हार के कारणों, संगठन की मजबूती और आगामी रणनीति को लेकर के सुझाव लिए। दरअसल बैठक का उद्देश्य, कांग्रेस नेतृत्व का उद्देश्य जमीनी स्तर से मिले फीडबैक के आधार पर संगठन को मजबूत करना और भविष्य की रणनीति बनाना है। लगातार कई दिनों से चल रही इन बैठकों को हरियाणा कांग्रेस के संगठनात्मक पुनर्गठन की दिशा में एक अहम पड़ाव के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त के बैठकों का दौर 5वें और अंतिम दिन भी जारी रहा। जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया था कि नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त पिछले 5 दिनों से चंडीगढ़ में हैं और आज उनके प्रवास का अंतिम दिन है और इस अंतिम दिन भी वो बैठकों का दौर लेना जारी रखे और इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों के साथ चर्चा की। जैसा कि आपको हमने पिछले ही बताया था कि पिछले कई दिनों से बैठक कर रहे हैं। उन्होंने बारी बारी से जिला अध्यक्षों से भी बैठक की, उनसे भी गुफ्तगू किया और कांग्रेस की जो जमीनी हालत है उसको जानने का प्रयास किया। तो आज उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे और जो हार गए थे चुनाव, उनसे बैठक की, उनसे भी बहुत सारी चीजों को जानने का प्रयास किया, बहुत सारे पहलुओं पर विचार किया और फिर से वो इस बैठक में भी एक कांग्रेस को नया रूप देने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इस बैठक से कांग्रेस अपने आप को मजबूत बनाने में जुट गई है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में जो भी चुनाव है उस चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से गंभीर है और नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त का बैठकों का दौर बिल्कुल जारी है। कैमरामैन राज के साथ मैं शशि शेखर, हरियाणा न्यूज। जींद में 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे।
इसे लेकर के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि उनकी तरफ से 51 क्विंटल लड्डू बांटे जाएंगे। उनका ये कहना है कि जींद से वर्ल्ड की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली है, जिससे जींद का नाम रोशन होगा। वहीं उनकी दो मुख्य मांगे भी रहेंगी जो वो प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। पहली मांग इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनवाए जाने की मांग रखी जाएगी और दूसरी मांग उन्होंने बताई कि शहर में सरकारी उद्योग को लगवाने की मांग वो पीएम मोदी के सामने रखेंगे। तो आप ये मान के चलिए जींद का नाम पूरे वर्ल्ड के नक्शे पे आ जाएगा कि हाइड्रोजन ट्रेन सबसे पहली कहां से चली और हरी झंडी किसने दिखाने का काम किया। और मैं तो कहता हूँ ये क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन बनेंगे और HCS, IAS और इन बच्चों के स्कूलों में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है और पूरे वर्ल्ड में जींद का नाम आ रहा है। उसी को लेकर 51 क्विंटल लड्डुओं का प्रसाद बांटा जाएगा कि जिस भूमि पर मैंने जन्म लिया है उस भूमि का नाम, उस शहर का नाम पूरे वर्ल्ड के नक्शे पे आएगा। और लोगों में बड़ा उत्साह है। कल रात ही बरसाना गांव में लोग लगभग 8:30 बजे तक महिलाएं और माताएं और पुरुष सब इंतजार कर रहे थे, जबकि हम 2 घंटे लेट थे। तो इससे साबित होता है कि रैली बहुत अच्छी जाएगी। 17 जुलाई का दिन भारतीय रेलवे के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाने वाला दिन है, क्योंकि इसी दिन जींद से देश के प्रधानमंत्री वर्ल्ड के सबसे लंबे हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और इसी को लेकर डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने एक नया ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान करते हुए बताया है कि इसी दिन वो 51 किलो लड्डू का वितरण करेंगे और लोगों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच 51 किलो लड्डू बांटेंगे। उन्होंने इसी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये दिन बिल्कुल हरियाणा के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी ऐतिहासिक होगा, क्योंकि वर्ल्ड के सबसे लंबे हाइड्रोजन ट्रेन को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। निश्चित रूप से ये दिन हमारे लिए ऐतिहासिक होगा, न सिर्फ हरियाणा के लिए बल्कि देश के लिए भी। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि उस दिन प्रधानमंत्री से 2 मांगे मैं रखूंगा। और ये मांग क्या है? ये मांग है कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जींद में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाए और साथ ही साथ उद्योग व्यवस्था को बढ़ावा मिले। ये 2 मांग वो अपनी तरफ से रखेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि उस दिन डिप्टी स्पीकर की इस मांगों को प्रधानमंत्री कैसे लेते हैं और उस पर कितना अमल करते हैं। निश्चित रूप से अगर ऐसा होता है तो जींद के लिए बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक कदम उस दिन भी हो जाएगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट कम बड़ी बात नहीं होती है किसी भी शहर के लिए। अगर ऐसा होता है तो जींद वासियों के लिए और खासकर खेल प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात होगी। कैमरामैन राज के साथ मैं शशि शेखर, हरियाणा न्यूज के लिए। 17 जुलाई का दिन भारतीय रेलवे के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा। और हरियाणा में फिलहाल मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ गई हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं, जिससे निचले क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग ने पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखते हुए लोगों से नदी नालों के पास न जाने और अनावश्यक यात्रा से भी बचने की अपील की है। साथ ही संबंधित विभागों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट रखा गया। मौसम विभाग ने हरियाणा प्रदेश के उत्तरी हरियाणा के आज 7 जिलों में बरसात का अनुमान जारी किया है, जिनमें यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र में बरसात होने की उम्मीद है। वहीं हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले में कल 2 डिग्री तापमान में वृद्धि देखने को मिली और अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा। लेकिन अभी भी महेंद्रगढ़ जिले का तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे बना हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार बरसात होने की वजह से महेंद्रगढ़ जिले के तापमान में राहत मिली और उससे कहीं न कहीं उमस भरी गर्मी से भी लोगों को राहत मिलती नजर आई, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही थी, जो तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया था। तो ऐसे में भीषण गर्मी का सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही बरसात हुई, मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय हुई, उससे तापमान में 4 से 5 डिग्री जो कमी थी वो देखने को मिली और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। लेकिन अब मौसम विभाग ने यह अनुमान जारी किया है कि अगले 1 सप्ताह के दौरान प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे एक बार फिर से उमस भरी गर्मी का यहाँ के स्थानीय लोगों को सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो बरसात हुई थी उससे कहीं न कहीं जल भराव की समस्या भी देखने को मिली और मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि पीछे किस तरह से जो बरसात होती है तो जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से सड़क पर पानी जमा हो जाता है और उससे कहीं न कहीं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको उस समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नगर पालिका प्रशासन के द्वारा तमाम तरह के जो दावे पिछले
कई दिनों से किए जा रहे थे कि गंदे नाले जो हैं उनकी सफाई का कार्य समुचित करवाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम NH जो ये स्टेट हाईवे है 24 पे खड़े हैं और इसके दोनों तरफ नाले बन रहे हैं, लेकिन जैसे ही बरसात होती है तो पानी जो है वो नालों में नहीं जाता है और सड़क पर ही जमा होता है। उससे जब बरसात के दौरान यहाँ से जो ट्रैफिक गुजरता है तो जाम की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। वही गड्ढे भी यहाँ के स्थानीय लोगों को दिखाई नहीं देते, जिससे कोई न कोई हादसा होने की संभावना भी बनी रहती है। लेकिन नगर पालिका प्रशासन के दावे थे कि शहर के अंदर जो गंदे नाले हैं उनकी समुचित सफाई करा दी गई है और किसी भी प्रकार की जल भराव की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन कागजों में वो सब दावे सही साबित हुए, लेकिन धरातल सतह पर उनकी सच्चाई कुछ भी नहीं है। वही जल भराव की समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया। इस समय हम कुरुक्षेत्र के ही गांव कठवा में मौजूद है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जल का बहाव कितना तेज है। पहाड़ों में हो रही बरसात की वजह से जो है जो नदियां हैं वो पूर्ण रूप से जो उफान पर देखने को मिल रही है और सीधा तौर पर कह सकते हैं कि जो मारकंडा नदी है आहिस्ता उसका जल भराव जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गांव वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ये मुख्य सड़क है जो कठवा को सीधा तौर पर दूसरे गांव से जोड़ती है और ये पूर्ण रूप से जो है टूट चुकी है। इसके साथ साथ आप तस्वीरें देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है पानी किस तरीके से है। फसलें तकरीबन हम कह सकते हैं कि हजारों एकड़ की जो है फसल खराब होने को साफ तौर पर कह सकते हैं कि दिखाई दे रही है और जल का बहाव इतना तेज है कि लोग जो है अपने वाहनों को भी पैदल निकालते हुए नजर आ रहे हैं। कई मोटर व्हीकल्स जो है मोटरसाइकिलें भी खराब होती हुई भी नजर आई है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से दावे जो किए गए थे दावे सिर्फ खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं, ये ग्राम वासियों का कहना है। गांव वालों का एक चीज और भी कहना कि रात के समय में अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो उन्हें जो है किसी भी पारिवारिक सदस्य को कोई दिक्कत हो जाती है तो उन्हें जो है शहर जाने में भी काफी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ता है। ये मुख्य सड़क है गांव कठवा की और ये सीधा जो बहाव है कह सकते हैं कि ये कुरुक्षेत्र की तरफ जो है जाता है। गांव जानसा से हो तो ये तमाम जो आसपास के जो गांव हैं उसमें काफी अलर्ट जो है देखने को मिल रहा है। जो ग्रामवासी हम उनसे भी बातचीत जो है करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? रजत राणा जी। क्या कहेंगे कि बहुत बुरा हाल है जी, सरकार का भी नहीं ना ध्यान आ जी, बहुत बुरा हाल है। प्रशासन की तरफ से दावे किए गए थे कि व्यवस्था पूर्ण रूप से है? वो पीछा पीछा करी जी, इस गांव में ने कुछ भी करे जिना कलसाना करे ना उरा करे, पीछा बांध ला दिया जी उन्हें, बांध लगा दिया। हाँ जी। आगे तंगोर गाँव जी, वहाँ भी बहुत ज्यादा पानी हो रहा है जी, वहाँ भी देखा ही हो जाएगा। इसमें तो बस थोड़ी सी बारिश हुई भी तो ये आगे तो सारा बिल्कुल बंद हो जाएगा जी गाँव। नया स्कूल की बस आंदी थी ना, यहाँ कुछ अंदर बिल्कुल बंद हो गया जी रास्ता। रात को अगर जो ग्रामवासी कह रहे हैं कि रात को दिक्कत हो जाती है तो शहर जाने में काफी दिक्कतों का सामना बहुत करना। दिक्कत जी, आना जाना भी बहुत बंद हो गया जी। आना जी लिकड़ना जी, आप ही देख लो किसको लिकड़ा जाएगा जी। यहाँ भी पानी जी, दूसरी साइड भी पानी, दूसरी साइड भी बहुत बुरा हाल है जिस गाँव का तो जी। तो फसलें खराब हो चुकी है? कितनी एकड़ की फसल खराब हो चुकी है? कम से कम 2000 एकड़ फसल बिल्कुल खत्म हो गई थी यहाँ से, बिल्कुल पानी पानी हो रहा है जी दूर तक। आप बिल्कुल देखिए ग्रामवासी जिस तरीके से बता रहे हैं कि तकरीबन 2000 एकड़ की फसल इस गांव की कह सकते हैं कठवा गांव की खराब हो चुकी है और इसके साथ साथ ये पानी जो है आगे जाता है अभी नजर आ रहा है। तंगोर की बात की जाए और इसके साथ साथ तमाम जो आगे गांव है उनकी फसलें भी जो है खराब होती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं कि बहाव किस तरीके से बहुत तेज जो है बहाव देखने को मिल रहा है और सीधा तौर पर आप एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो कह सकते हैं कि फसलें लगातार जो है डूबती हुई नजर आ रही है, खराब होती हुई नजर आ रही है। देखिए वहां पर जो लोग रहते हैं उनके लिए भी काफी दिक्कत है। जो लोग जो गांव में एक डेरा बनाकर रहते हैं उनके लिए भी काफी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ रहा है। इस समय जो कठवा के हालात है वो बहुत ही कह सकते हैं कि खराब देखने को मिल रहे हैं। लोगों को खासा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। जो दावे प्रशासन की तरफ से किए गए थे वो धरातल पर बिल्कुल जीरो साबित होते नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर। पलवल के नागरिक अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि गुरुवार रात करीब 10 बजे बिजली गुल होने के दौरान एक गर्भवती महिला का ऑपरेशन मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में किया गया। इस घटना ने सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं और बिजली बैकअप को लेकर के कई सवाल खड़े किए। मामले के सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग भी की जा रही है। अस्पताल प्रशासन की ओर से मामले पर आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी गई।
हरियाणा के पलवल से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे स्वास्थ्य विभाग पर बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, ये वीडियो जिला नागरिक अस्पताल पलवल से आया है, जहां पर साफ देखा जा सकता है कि ऑपरेशन थिएटर में अंधेरे में गर्भवती महिला का ऑपरेशन किया जा रहा है। जी हां, वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में अंधेरा पसरा हुआ है और साथ ही साथ टॉर्च की रोशनी से गर्भवती महिला का ऑपरेशन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उस वक्त अस्पताल में लाइट चली गई थी, तो अगर लाइट चली गई थी तो ऑपरेशन थिएटर यानी कि अस्पताल का बैकअप सिस्टम कहां चला गया था? क्या जनरेटर व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी? अगर यह वायरल वीडियो सही है तो ये सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं है, ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है और स्वास्थ्य विभाग पर बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि इस वायरल वीडियो के आने के बाद जो सिविल सर्जन हैं संजय सिंह, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास ये वीडियो पहुंचा है और हम इसकी जांच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या अस्पताल व्यवस्था में क्या खामी आ रही है जिसकी वजह से ये वीडियो सामने आया है। कुल मिलाकर अब सवाल हैं, सवाल के जवाब भी होंगे और जो उप सिविल सर्जन हैं वो जांच भी करेंगे। लेकिन बड़ा और गंभीर सवाल ये है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग लोगों की जान के साथ ऐसे कब तक खिलवाड़ करती रहेगी। कैमरामैन राज के साथ मैं शशि शेखर, हरियाणा न्यूज के लिए। चलिए, रिपोर्टर डायरी में बस इतना ही। नमस्कार।